हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, है ना। तो इसमें पहला पॉइंट क्या रहेगा, जो फैमिली प्लानिंग का जो प्रोग्राम रहता है वो अपना 1951 में आया, जो इनिशिएट किया गया वर्ल्ड लेवल मतलब इंडिया में, ठीक है, नेशनल लेवल के ऊपर। फिजिकल, इमोशनल एंड बिहेवियरल एंड सोशल, अगर इस चारों तरीके से हेल्दी है तो हम रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कहलाएंगे। लेकिन अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर कोई त्रुटि आई तो हम हॉस्पिटल जाएंगे। तो हॉस्पिटल में जाते वक्त ये 3 पॉइंट नोट करनी होती है: स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज और मटेरियल का अच्छे से सपोर्ट मिलना हो चाहिए। और एमनियोसेंटेसिस एक इम्पॉर्टेंट था क्योंकि बहुत इजी होता है, ठीक है। किसके लिए होता है? हम सेक्स डिटर्मिनेशन करवाते हैं, हम चेक करते हैं फीमेल फेटियोसाइट्स के, है ना, जो क्रोमोसोमल पैटर्न के ऊपर बेस्ड रहता है और अपना एमनियोटिक फ्लूइड है विच इज सराउंडिंग द एम्ब्रियो, है ना। फिर एक ओरल पिल होती है जिसका नाम है सहली, जो कि एक 100% सेफ रहती है, नॉन स्टेरॉइडेबल रहती है, हाईली कॉन्ट्रासेप्टिव इसका वैल्यू होता है। और इसकी खासियत क्या है? वीक में सिर्फ एक ही बार यूज़ करना पड़ता है। और ये इसका क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से आ सकता है, ये जो CDRI में बनती है, ठीक है, विच इज़ डेवलप इन सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट विच इज़ लोकेटेड इन द लखनऊ, ठीक है। सो ये थोड़ा नोट रखना, है ना। आगे चलते हैं अपना, है ना, फैक्ट पॉइंट है, इसके ऊपर चलते हैं। सो वर्ल्ड की अगर पॉपुलेशन की बात करें तो सन 1900 में क्या थी? 2 बिलियन थी, है ना। जो 2000 में कितनी हो गई? 6 बिलियन हो गए। ध्यान से सुनना, 2 थी उसकी 6 हो गई। अब इंडिया में एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस बोला है NCERT ने, लेकिन क्या हम समझना है 1947, तो उसमें 350 मिलियन हो गई और 2000 में के अंदर 1 बिलियन हो गई। यानी कि इधर से देखें ये 6 है और ये 1 बिलियन, यानी कि हर एक छठा पर्सन एक तो इंडियन होगा वर्ल्ड के अंदर, यही लिखा है। एवरी 6% ऑफ द वर्ल्ड इज एन इंडियन। तो अब अगर पॉपुलेशन ये देखा जाए तो इंडिया में पॉपुलेशन वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में बहुत हद से ज़्यादा बढ़ी है। सो हम क्या करेंगे, पता कैसे चलेगा कि पॉपुलेशन बढ़ी है? तो जो बूढ़े लोग हैं, ठीक है, यानी कि ओल्ड एज है, वो बढ़ गए, है ना। और जो रिप्रोडक्टिव वाले एज वाले भी बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अपना ग्रोथ हो जाएगा, यानी कि पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। तो ये लिखा है मैटरनल मोर्टालिटी रेट एंड इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। मैटरनल यानी कि जो वृद्ध लोग हैं उनकी संख्या, मोर्टालिटी यानी कि डेथ रेट, ठीक है, और इन्फेंट की मोर्टालिटी रेट कि इन्फेंट का मृत्यु रेट, और ये वृद्ध का मृत्यु रेट, ये क्या होगा? डिक्लाइन हो गया, यानी कि कम हो गया। एंड रिप्रोडक्टिवली एज पर्सन बढ़ गए तो क्या हो जाएगा? अपना ग्रोथ हो जाएगा, पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। अब 2001 का कैंसस रिपोर्ट हमें ये कहता है कि अपना जो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है ना, ये अपना 1.7% है। और इस तरह से अगर आगे ग्रोथ होता रहेगा ना तो 33 ईयर के अंदर, यानी कि 33 ईयर के अंदर अपनी जो पॉपुलेशन है वो डबल हो जाएगी। यानी कि अपने जो 1 बिलियन है तो कितनी हो जाएगी? 33 ईयर के बाद 2 बिलियन हो जाएगी। सिंपल सी बात है, ये कह रहा है। अब मैरिज एज की बात करें तो फीमेल के अंदर 18 साल है और मेल के अंदर 21 ईयर की है। आगे देखते हैं थोड़ा। अब ये जो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है ये किस लिए करते हैं? प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि अपना कॉन्डम हो गया, बैरियर, ठीक है, इस तरह से। तो इसकी बात करें तो ये साइड इफेक्ट होता है कैसा? लीस्ट रहता है, इफेक्टिव रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी साइड इफेक्ट लिस्ट होनी चाहिए, जो इजीली अवेलेबल होनी चाहिए, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसको कॉन्डम को पहनने के डॉक्टर के पास जाना पड़े, ऐसा नहीं होता है ना, सीधी सी बात है। फिर ये रिवर्सिबल होता है, यूज़र फ्रेंडली होता है। अब क्या क्या मेथड है टू अवॉइड फर्टिलाइजेशन, यानी कि प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या मेथड है, ठीक है। पहला अपना को पढ़ना है नेचुरल मेथड पढ़ना है। तो ये किसके ऊपर कार्य करता है? तो ये क्या करता है? ओवम एंड स्पर्म की मीटिंग नहीं करवाएगा, उसको अवॉइड करवाएगा। लेकिन तुम्हारे ऊपर कंट्रोल नहीं है। अगर आपने सेक्स कर लिया, ठीक है, मेल और फीमेल पार्टनर ने कोई भी बैरियर, कॉन्डम वगैरह यूज़ नहीं किया, तो तुम्हें थोड़ी ना पता चलना है कि ओवम और स्पर्म की मीटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है ना। सो ये कभी भी इसका यूज़ नहीं करना है, ठीक है। दूसरा अपना पीरियोडिक एब्सिस्टेंस। इसमें क्या कहता है, अपन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल रहता है, यहाँ समझना मैं जो लिख रहा हूँ, ठीक है। अपना जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो वो कब? उसके 10 और 17 दिन में तुम्हें कभी भी विदाउट कॉन्डम सेक्स नहीं करना होता है या फिर क्वाइटस नहीं करना होता है। क्योंकि इस पीरियड को क्या कहते हैं? फर्टिलिटी पीरियड कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस फर्टिलिटी पीरियड में क्या होता है, अपना जो इम्प्लांटेशन है कि फर्टिलाइजेशन का टाइम है ना, पीरियड कहलाता है। तो यहाँ पे क्या होता है? ओव्यूलेशन होने की प्रोबेबिलिटी हाईली रहती है। सो ये लिखा है 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या रहता है? फर्टिलिटी पीरियड रहता है। सो अवॉइड करना है तब।
है ना। जहाँ पे क्या होता है, ओव्यूलेशन एक्सपेक्टेड रहता है। अगर ओव्यूलेशन एक्सपेक्टेड हो गया तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, फर्टिलिटी पीरियड कहते हैं। तीसरा होता है विड्रॉल या फिर क्वाइटस इंटरप्टस। इसमें क्या करता है, जो अपना जो मेल पार्टनर होता है, ये पेनिस को क्या करता है, जैसे उसके अंदर से स्पर्म निकलने वाला हो उससे पहले वो पेनिस को रिमूव कर देता है। लेकिन है ना, कोई बंदा ये कर नहीं पाता है क्योंकि वो इतने मूड में होता है, तो उसको पता ही नहीं पड़ता है कि कब निकलने वाला है ना, स्पर्म। ठीक है, सो ये भी कभी यूज़ मत करना, ठीक है, प्रोटेक्शन यूज़ कर लेना वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है। चौथा अपना लैक्टेशनल एमेनोरिया, जब तुम्हारा है ना बच्चा आने वाला होता है, ठीक है, जब बच्चा होने वाला तब क्या होता है, मासिक नहीं आता, यानी कि मेंस्ट्रुएशन एब्सेंट हो जाता है, और उस समय में अगर कोई करता है क्वाइटस तो क्या होता है, प्रेगनेंसी प्रिवेंट हो जाती है ना। कब तक ये कर सकता है ना, तो अपना जो पार्चुरेशन होता है तब तक, और पार्चुरेशन होने का समय होता है 6 मंथ, तो यानी कि 6 मंथ तक ये वैलिड रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये जो अपना बैरियर मेथड होता है लास्ट, ठीक है, सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रहता है। क्यों, यहाँ पे क्या होता है, जो स्पर्म एंड ओवम होते हैं हम उसकी फिजिकली मीटिंग नहीं करवा देते हैं। क्यों नहीं होती है, क्योंकि हम कॉन्डम्स वगैरह का यूज़ कर देते हैं। तो दोनों मेल एंड फीमेल दोनों के लिए ये बैरियर होता है, यानी कि कॉन्डम दोनों के लिए होता है। अपना जो कॉन्डम होता है ना, ठीक है, तो कॉन्डम की बात करें तो ये जो कॉन्डम का एक पॉपुलर ब्रांड है उसका नाम है निरोध, ठीक है, जो मेल के द्वारा यूज़ किया जा सकता है। और ये जो कॉन्डम होता है मेल जो यूज़ करते हैं वो थिन रबर का होता है और इसके पास लेटेक्स की सीट होती है। ठीक है, जो यह कॉन्डम क्या करता है, मेल के अंदर पेनिस को कवर करेगा और फीमेल के अंदर वजाइना और सर्विक्स को। ये अपना यूट्रस पार्ट है, ये सर्विक्स ऑफ यूट्रस हो जाएगा, ये वजाइनल पार्ट ऑफ यूट्रस हो जाएगा, और ये अपना फैलोपियन टिप, और यहाँ पे क्या होता है, अपना ओवरी प्रेजेंट रहती है। ठीक है, सो ये क्या करता है, यहाँ पे हम बैरियर आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि स्पर्म की एंट्री ही नहीं होगी, सीधी सी बात है ना। सो ये फीमेल में यहाँ इस वाले पार्ट को कवर कर देता है। ठीक है, यही कह रहा है। अब और ये मेल एंड फीमेल कॉन्डम दोनों डिस्पोजेबल है, यानी कि एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा, सो एनवायरनमेंट फ्रेंडली। अब फीमेल में इस चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, एक हो जाएगा अपना डायफ्राम, वॉल्स और सर्वाइकल कैप्स, है ना, जो किससे बना होता है, रबर से बना होता है, और ये भी रीयूजेबल है, जिसको फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर इंसर्ट किए जाते हैं, है ना। और ये क्या करता है, अपने सर्विक्स को कवर करता है, यानी कि किसको कवर करेगा, इस वाले पार्ट को। ठीक है ना, किस लिए, जब आप क्वाइटस करोगे तब ये कवर करेगा, अदरवाइज ये कोई काम का नहीं है। ठीक है, जब क्वाइटस करोगे उसको प्रिवेंट करने के लिए प्रेगनेंसी को, तो हम यूज़ करते हैं इन चीज़ों का या फिर इस चीज़ों का, सिंपल सी बात है। तो ये डालोगे तो क्या हो जाएगा, अपने डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्ट अगर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना, प्रिवेंशन हो जाएगा। किसका प्रिवेंशन, स्पर्म की एंट्री का। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, इसके साथ साथ इसकी कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी अगर हम बढ़ानी है तो हम क्या करेंगे, स्पर्मिसिडल जेली हो जाएगा, क्रीम्स हैं, फॉर्म है, इसका यूज़ करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब ये जो इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है, इंट्रा का मतलब होता है अंदर, यूट्राइन का मतलब होता है यूट्रस, और डिवाइस यानी कि ऐसा कुछ साधन जो यूट्रस के अंदर डाला जाता है वो होता है नॉन मेडिएटेड आईयूडीएस, जिसमें ना तो कोई केमिकल होगा, ये तो धातु का होता है। ठीक है सर, जो अपना होता है लिपी स्लूप, कुछ इस तरीका सा दिखता है और यूट्रस के अंदर अब एंटर करवा देते हैं। ठीक है, फिर दूसरा होता है अपना कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएस। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉपर टी हो जाएगा, कॉपर 7। ये कॉपर टी भी कुछ इस तरह से दिखता है, लेकिन इसका कुछ बहुत ज़्यादा ऐसे आर्क बनता है और यहाँ से बहुत अंदर जाता है, फुल्ली एरो लाइक होता है। सो ये कॉपर टी हो जाएगा, कॉपर 7 और मल्टी लोड 375। और तीसरा है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीएस, वो होता है अपना प्रोजेस्टेट एंड LNG-20। अब ये जो अपना इंट्रायूट्राइन डिवाइस, ये तीन होती है, नॉन मेडिएटेड और ना कॉपर रिलीजिंग और हार्मोन रिलीजिंग, ये क्या करता है, स्पर्म को खा जाता है, यानी कि स्पर्म को मारने का काम करता है यूट्रस के अंदर। सो इट इंक्रीज द फैगोसाइटोसिस स्पर्म, है ना, विद इन द यूट्रस। एंड कॉपर आयन, यहाँ क्या होता है, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीएस क्या करेगा, कॉपर आयन को रिलीज करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो स्पर्म की जो मोटाइलिटी है वो क्या हो जाएगी, सप्रेस हो जाएगी, यानी कि बहुत स्लो हो जाएगी। और अगर ये मोटाइलिटी स्लो हो गई यानी कि फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी, अपनी स्लो हो जाएगी, है ना। सो जो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीएस है ये यूट्रस को क्या बनाते हैं, अनसूटेबल बना देते हैं, किसके लिए, इम्प्लांटेशन के लिए। और ये जो सर्विक्स होता है वो हॉस्टाइल हो जाता है स्पर्म के लिए। ठीक है, यानी कि अगर यूज़ करोगे आप,
है ना, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीएस का, यानी कि जो प्रोजेस्टेरोन और LNG-20 का, तो क्या हो जाएगा, अपना जो स्पर्म है उसको क्या कर देगा, सर्विक्स के लिए, है ना, परमिशन ही नहीं देगा, यानी जैसे सर्विक्स में आएगा उसको मारने का काम करेगा, यानी कि क्या, उसकी मृत्यु होने का चांस करेगा। तो अब अगर बहुत बार अगर ये कर लिया ना हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीएस का इस्तेमाल, तो आप कितनी भी बार कर लो, है ना, कितनी भी बार आप क्वाइटस कर लो, प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी बच्चों, ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। फिर अपना है प्रोजेस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्ट्रोजन इस्ट्रोजन, तो एक टैबलेट होती है जिसको हमें कैसे लेनी होती है, यहाँ मत देखो, पहले यहाँ इजी वे में समझने की कोशिश करो। तो अपना जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके पहले 5 दिन से हमने शुरू करना है टेक दवा लेना, ठीक है। तो हर एक दिन अपने को कितनी लेनी, एक एक मेडिसिन इसकी लेनी होती है। फिर ऐसा कब तक चालू रखना है, 21 दिन तक चालू रखना है। तो जैसे 21 दिन खत्म हो जाए फिर हमें क्या करना है, 7 दिन का हमें गैप लेना है। जैसे ही 7 दिन खत्म हो जाए वैसे ही वापस से ये पूरा साइकिल अपने को स्टार्ट करना होता है, ठीक है। और बेसिकली तो अब ये क्या करेगा, प्रिवेंशन कर देगा अपने किसके लिए, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करेगा, ये चीज़ है, सिंपल सी बात है ना, पता चल रही है ना। तो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करेगा यानी कि क्या करेगा, ओव्यूलेशन को इनहिबिट करेगा और इम्प्लांटेशन को इनहिबिट करेगा। और ये क्या करता है, अपने जो सर्वाइकल म्यूकस है उसकी जो क्वालिटी रहती है उसको अल्टर कर देता है। सो इट अल्टर द क्वालिटी ऑफ द सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म, और ये बहुत इफेक्टिव होता है, उसकी साइड इफेक्ट की बहुत कम रहती है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जब कोई ने किसी ने किसी लड़की का रेप कर रखा होता है, सीधी सी बात है, रेप लड़की का होता है ना। सो थोड़ा इट्स अ पार्ट ऑफ जोक। तो जब भी रेप होता है तो विद इन द 72 आवर्स के अंदर अगर हम ये मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, है ना, और ऐसी साइकिल 21 दिन तक हम चलाए रखते हैं, तो क्या होता है, प्रेगनेंसी प्रिवेंट हो जाती है, ठीक है। सो इमरजेंसी केस में अगर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वैसे मत करना, ठीक है। बेसिकली ये मेरी एडवाइस रहेगी। डन। अब हमने पढ़ना होता है स्टेरिलाइजेशन। तो ये क्या कहता है ना, जो गैमेट है उसका ट्रांसपोर्ट में ब्लॉकेज करवा देते हैं, दोनों मेल के अंदर और फीमेल। मेल में उसको हम क्या कहते हैं, वासोक्टोमी। सर हम भूल जाते हैं मेल में क्या होता है फीमेल में क्या है, तो सिंपल सी बात है, मेल के अंदर वास डिफरेंस होता है, इस वजह से हो जाएगा वासएक्टोमी, ठीक है, याद हो गया। सो हम क्या कहते हैं, मेल के अंदर क्या कहते हैं, जो वास डिफरेंस, ये अपना टेस्टिस है, तो यहाँ से हो जाएगा अपने एपिडेमिस, फिर यहाँ से चलता हुआ यहाँ से अपना वास्ट डिफरेंस में जाता है। तो हम क्या कहते हैं, जो वास्ट डिफरेंस है यहाँ पे हम क्या कहते हैं, उसको छोटा सा पार्ट यहाँ से रिमूव करते हैं। और दूसरा, अगर वास्ट डिफरेंस में नहीं करना है तो क्या करेंगे, जब अपना स्क्रोटम की जो लेयर होती है, यानी कि स्क्रोटम है, उस पर हम थोड़ा सा कट लगा लेते हैं, यानी कि इंसिजन करते हैं। तो ये लिखा है, वास्ट डिफरेंस का छोटे से छोटा सा पार्ट हम रिमूव करते हैं, और दूसरा स्क्रोटम है उस पर स्मॉल इंसिजन लगाते हैं। इसी तरह से अपना जो ट्यूबैक्टोमी है उसमें क्या कहते हैं, जो फैलोपियन ट्यूब रहती है उस पर छोटा सा कट लगा लेते हैं, है ना। एंड दूसरा अपन क्या कहते हैं, वजाइना के द्वारा एब्डोमिन के अंदर थोड़ा सा कट लगा लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, अपन उसके पास क्या होता है, ओवम ही नहीं रिलीज हो पाता है, ठीक है। ओवम तो बनेगा लेकिन उसका ट्रांसपोर्ट नहीं होगा ओवम का, तो हम क्या करेंगे, ट्यूबैक्टोमी कहते हैं। और इस तरह से अपन, है ना, ये लोग करेंगे कॉइटस, तो भी बच्चा प्रेगनेंसी नहीं आएगी, ठीक है। सो हाईली इफेक्टिव। लेकिन इसकी क्या होता है, अगर एक बार तुम लोग ने, मेल या फिर फीमेल किसी ने भी स्टेरिलाइजेशन करवा लिया, फिर अगर इच्छा हुई कि हमें बच्चे रखने हैं, प्रेगनेंसी रखनी है, तो पॉसिबल नहीं है भाई, तो भाई साहब पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। सो रिवर्सिबिलिटी बहुत ख़राब है, और इसकी इल इफेक्ट्स भी रहती है। करवा लिया जैसा नहीं कि भाई टेंशन खत्म, नहीं, इसकी इल इफेक्ट, सबसे ख़राब इफेक्ट क्या है, ब्रेस्ट कैंसर, ध्यान से सुना, ब्रेस्ट कैंसर। फिर एक क्या है, नोज़िया है, एब्डोमिन में पेन होता रहेगा थोड़े थोड़े समय में, 10-10, 12-15 दिन के गैप में तुमको एब्डोमिन के अंदर पेन होएगा, ये बहुत पेनफुल रहता है। फिर क्या होता है, जो ब्लीडिंग होती है, ठीक है, मासिक के फॉर्म में, वो टूट के आती है, ठीक है, टूट के आती है, यानी कि ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग हो जाती है। सो ये अपना स्टेरिलाइजेशन हो गया। अब एक ना लास्ट है, थोड़ा सा बचा होता है पार्ट, ठीक है, ये होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसका फुल फॉर्म है। यानी क्या होता है, तुम जो सुने हो कि भाई इस बंदी ने अबॉर्शन करवा लिया, इसने अबॉर्शन करवा लिया, बहुत पहले होता था, अब तुम्हें बहुत रेयर केस मिलेंगे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट इसको लीगलाइज कर दिया कि भाई अब होगा तो कुछ केसेस में होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। सो 1971 में लीगलाइज करवा दिया एमटीबी, है ना। तो ये 45 से लेके ये 50, ये कुछ डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है।
यानी कि पूरे वर्ल्ड के अंदर 45 से 50 मिलियन एबॉर्शन होता था, ठीक है, मिलियंस एमटीपी यानी कि एबॉर्शन होता था, जो अकाउंट करता है 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ कंसीव प्रेगनेंसी। मान लो अगर पूरे कुछ नंबर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के समझा रहा हूँ, मान लो कि भाई 50 प्रेगनेंसी हुई है, ठीक है, तो उसमें से 1/5 तो क्या हो जाएगी, किसी लोग ने अबॉर्शन करवा लिया, तो बचा कितना, 4/5 पार्ट बचा। तो यही लोग सिर्फ प्रेगनेंसी रखते और वो बच्चा करवाते, बाकी ये लोग क्या करते हैं, अबॉर्शन करवाते थे 1/5 वाले, ठीक है, समझ में आ गया। और एमटीपी सेफ भी है और रिस्क भी है। सेफ कब है, अप टू 12 वीक, तो इस 12 वीक को क्या कहेंगे, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी कि सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या करेंगे, 12 वीक तो आएगा एक ट्राइमेस्टर में, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देंगे, यानी कि कितना हो जाएगा, 24, है ना। तो 24 वीक के मतलब कि 12 वीक के 24 वीक में करेंगे तो थोड़ा सा, है ना, ज़्यादा रिस्क रह जाएगा। तो यही मैंने बोला है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यहीं से क्वेश्चन आएगा। देखो एनसीईआरटी मेरे पढ़ने के बाद पढ़ना तो आपको खटाक से समझ में आ जाएगा, और नोट्स तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही रहा है, ठीक है। अब है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, विनरल डिजीज कहते हैं, या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं, RIT, ठीक है, सॉरी RTI। अब कौन कौन से एसटीडीज हैं, एक होती है अपनी गोनोरिया, सिफिलिस हो जाती, फिर एड्स हो जाती, हेपेटाइटिस बी, ट्राइकोमोनियासिस, क्लैमिडियासिस, इसको क्लैमाइडियासिस कहते हैं या फिर क्लैमिडियासिस कहते हैं, कमेंट में ज़रूर से बताना, ठीक है। फिर अपना जेनाइटल हर्पिस हो गया। अब लोगों को पता होता है कि भाई एड्स होता है अपना नीडल की वजह से होता है ना, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की वजह से, उसका सैरिंग की वजह से, तो और क्या होता है, मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्स करते हैं विदाउट एनी प्रोटेक्शन और कॉन्डम, तब होता है। लेकिन हेपेटाइटिस बी भी इस रीज़न से हो सकता है, ठीक है, ध्यान से सुनना, है ना, तो आपको समझना पड़ेगा कंसेप्ट को। फिर ये जो HIV यानी कि एड्स, हेपेटाइटिस बी और जो जेनाइटल हर्पिस, ये इनक्योरेबल है, बाकी सारी होगी तो क्योर हो जाएगी। अब इसको अगर इजीली क्योर करना है तो क्या करेंगे, अर्ली स्टेज में पकड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर हम अर्ली स्टेज में रिपोर्ट करवाते तो रिपोर्ट आते नहीं है, ठीक है। तो अगर इन तीन का मैं अगर बोलूँ ना, इसका क्योर सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट आता है, वो है अपना आयुर्वेद ट्रीटमेंट। क्या, आयुर्वेद, इसका एलोपैथी, ठीक है, एलोपैथी में यानी कि मॉडर्न साइंस में इसका यानी कि MBBS के पास इसका कोई परमानेंट क्योर नहीं है, ठीक है, जबकि आयुर्वेद के पास इसका क्योर है। लेकिन ये क्या कहता है, 80 से 90% मरने से, यानी कि इस रोग से इसको राहत दिलाने में बहुत मदद करता है, बहुत यानी बहुत, 90% इसकी क्योरेबिलिटी आ जाती है इसको। लेकिन अगर MBBS ट्रीटमेंट से अगर हम जाएंगे ना तो सिर्फ 70, ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ 70, अगर कोई अच्छा वाला डॉक्टर होगा बहुत बढ़िया वर्ल्ड लेवल पे तो 70, अदरवाइज इसकी 40% है, ठीक है, 40%, ध्यान से सुनना, समझ में आ गया। इसलिए बहुत डिफिकल्ट रहता है अपना सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, इसलिए आयुर्वेद का प्रायोरिटी ऐसी चीज़ों में बहुत ज़्यादा हो जाती है। चलो अब ख़त्म। तो सर इनफर्टिलिटी तो आया नहीं, तो अपना इनफर्टिलिटी आएगा अगले लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए क्या करना है आपको पता है, ये नोट्स है ना, उसको डाउनलोड कर लिया, इसको लिखो, प्रिंट करो, जो भी करना है उसको करो, इसका बार बार रिवीजन करो, ठीक है। क्या करना है, रिविजन्स करना है, और क्या करना है, चैनल को आपको सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो पता चलेगा कि पार्ट 2 कब आई है। फिर क्या करना चाहिए, लाइक करना चाहिए, ताकि मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट रहूँ। और आपको जो भी नहीं समझ में आता है उसको क्या करना है, कमेंट ज़रूर से करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइब करो या ना करो, कमेंट आपको करना पड़ेगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ें, रिवीजन कीजिए, क्वेश्चंस कीजिए, इसके बाद अब क्वेश्चन करो। एनसीईआरटी भी पढ़ने के बिना भी क्वेश्चन करो, एनसीईआरटी रिलेटेड के होंगे, मेरे नोट्स से बाहर एक भी क्वेश्चन नीट के अंदर नहीं आएगा, ये अपनी पूरी गारंटी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कि आप बढ़िया रहें, बढ़िया से पढ़ें। मिलते हैं अगले वीडियो में।